आज अपन चर्चा करेंगे अधिगम। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि अधिगम होता क्या है, अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है और अधिगम शब्द का अर्थ क्या है ना। तो सबसे पहले देखो टॉपिक का नाम ही लेते हैं, नाम से शुरू करते हैं और टॉपिक का नाम है अधिगम। जैसे आपसे पूछा जाए कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी इस शब्द का अर्थ क्या है, लर्निंग क्या है, तो आप कहोगे शाब्दिक अर्थ इसका सीखना है। परंतु ये पूछा जाए कि अधिगम का अर्थ है, ओनली ये पूछ रहा है कि अधिगम का अर्थ क्या है। देखो अधिगम शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं ना, तो आपका जवाब है सीखना। अधिगम शब्द की अगर बात की जाए कि अधिगम शब्द का अर्थ है, तो आपका जवाब होगा सीखना। पर अधिगम का अर्थ पूछ ले सीधा ही कि अधिगम का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ नहीं। इस अधिगम से आप क्या समझते हो, अधिगम से क्या तात्पर्य है, अधिगम का क्या अभिप्राय है, तो इसका अर्थ होगा व्यवहार में परिवर्तन। भाई सीखना तब माना जाता है तब आपके व्यवहार में परिवर्तन हो चुका। कोई भी चीज सीखी हुई कब मानेंगे, जब आपके वो व्यवहार में आ चुकी हो या फिर व्यवहार में परिवर्तन कर चुकी हो या व्यवहार में परिवर्तन हो चुका हो। तो व्यवहार में परिवर्तन यानी अधिगम का अर्थ जो है वह व्यवहार में परिवर्तन, और अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखना। अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखना। कहीं आपको अधिगम लिखा हुआ था, कहीं आपको सीखना लिखा हुआ, तो बात एक ही है। अगर मैं कह रहा हूं कि सीखना या फिर अधिगम, तो बात एक ही समझना है, अलग नहीं समझेंगे। अधिगम ही क्या है, सीखना है, पर इसका अर्थ क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। अब जब व्यवहार में परिवर्तन होंगे तो तीन चीजें। आपके व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा, या तो आपके पूर्व अनुभव से आएगा, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन आएगा, या फिर अभ्यास से आएगा, या फिर प्रशिक्षण से आएगा। तो तीन वर्ड याद रखेगा कि अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास से ही व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन। यानी ये जो व्यवहार में परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन तीन ही तरीके से हो सकता है। या तो अभ्यास के द्वारा कर सकते हो, या फिर अनुभव के आधार पे कर सकते हो, या फिर प्रशिक्षण के माध्यम से। यानी अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास से व्यवहार में परिवर्तन है, तो आपका उत्तर होगा अधिगम है। जैसे पूछ लिया जाए कि अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास से व्यवहार में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, तो आपका उत्तर होगा अधिगम कहलाता है, अधिगम कहेंगे। यानी व्यवहार में अगर परिवर्तन अनुभव से हो रहा है, या फिर अभ्यास से हो रहा है, या फिर प्रशिक्षण से हो रहा है, तो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। और व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो क्या है, अधिगम हो रहा है। अधिगम हो रहा है मतलब हम सीख रहे हैं। फिर अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास से व्यवहार में परिवर्तन जो होते हैं, ये कैसे, जैसे या तो पूर्व अनुभव से, या पूर्व ज्ञान से। यानी पूर्व अनुभव से या फिर पूर्व ज्ञान से। इसके अंदर पूर्व अनुभव में पूर्व ज्ञान काम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आप में अनुभव की बात करेंगे तो नए अनुभव की बात नहीं, पुराने अनुभव की बात होती है। इसीलिए नए पुराने अनुभवों का संकलन जो होता है, पुरानी चीजें आपको आती है, नई चीजें आप सीख रहे हो, तो नए पुराने अनुभवों का जो संकलन है वो भी तो अधिगम है। पुरानी चीजें आपको आ रही है, नई चीजें उसके साथ जोड़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन तो आ ही रहा है। और व्यवहार में जब परिवर्तन आ रहा है तो इसका मतलब हम सीख रहे हैं, इसका मतलब हमें सीख रहे हैं। छोटे छोटे शब्दों पे ध्यान रखिए, साइको बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा अलग आते हैं। हमारी सीखने की जो शुरुआत है जन्म से शुरू हो जाती है। जन्म से ही हमने सीखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मां के गर्भ में हमने कुछ नहीं सीखा। क्या सीखा है, हम मां के गर्भ में थोड़ी ना सीखे हैं। हम जो सीखे हैं वो जन्म के बाद सीखे, या जन्म से ही शुरुआत हो चुकी थी हमारी सीखने की। हम रोए, हम चीखे, चिल्लाए, उत्तेजनाएं हुई, हमने संवेदनाओं से सीखा, तो हमने सीखा ही है। संवेदन क्रियाओं से सीखा है, ज्ञानेंद्रियों से हमने सीखना शुरू किया है। ज्ञान की पहली पीढ़ी आपकी संवेदना थी, तो सीखना तो वहीं से शुरू किया, तो जन्म से शुरू होता है। अब इसका क्षेत्र की बात करें तो अधिगम का क्षेत्र विस्तृत होता है, अर्थ व्यापक होता है, अर्थ व्यापक होगा और क्षेत्र इसका विस्तृत होता है। ऐसा नहीं कि आप बात करें अधिगम कि भाई इसका संकीर्ण अर्थ में होता तो सिर्फ अधिगम मतलब सीख रहे, नहीं भाई,
सीख रहे हो तो बहुत सी चीजें आपके व्यवहार में परिवर्तन होंगी। आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, संज्ञान पक्ष में भी परिवर्तन होगा, आपकी शारीरिक क्रियाओं में भी परिवर्तन आएगा। तो क्या सीखने के बाद परिवर्तन नहीं होता? होता है। आपके व्यवहार में भी होता है, आपके सामाजिक रीति रिवाजों के अंदर में परिवर्तन आता है। तो सब चीजें आप सीखते हो। तो इसका मतलब क्षेत्र क्या होगा इसका? विस्तृत। अधिगम कभी जन्मजात नहीं होता, अधिगम अर्जित होता है। अगर जन्मजात होता तो शायद आज स्कूल नहीं होते, ना कोई कॉलेज होते। पापा को अगर मैथ्स आती तो बच्चा मैथ्स से ही सीखता, है ना। यानी वो बुद्धि पे भी डिपेंड करता है कि कई बार कहते हैं कि बुद्धि के दो कारक हैं, एक एस कारक और एक है जी कारक। एस कारक, जी कारक जनरल फैक्टर होता है, एस कारक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। और हमें जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है बुद्धि के अंदर दो फैक्टर, जी कारक और एस फैक्टर, जी और एस। फिर मैंने बताया था जी कारक और एस कारक की चर्चा की। जी जनरल कारक होता है और एस विशिष्ट होता है, जो अनुभव प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। जैसे आपको अच्छी मैथ आ रही है, आपको अच्छी हिंदी आ रही है, आपको अच्छी राजस्थान जी की आ रही है, अच्छी संस्कृत आ रही है, तो ये आपका स्पेसिफिक फैक्टर है। क्या है? स्पेसिफिक फैक्टर। परंतु जो आपके जन्म से ही जो बुद्धि आपके अंदर जो चल रही है, जन्मजात होती है बुद्धि, वैसे जन्मजात होती है। और जो ट्रांसफर होता है बुद्धि का, वो सिर्फ जी कारक का होता है, एस कारक का कभी भी नहीं होता। किसका होगा? जी कारक का, जनरल फैक्टर का होगा कि पापा में बुद्धि है, माता में भी बुद्धि होगी। ऐसा नहीं कि मम्मा बुद्धिजीवी और बच्चा बुद्धि नहीं हो, बुद्धि होगी, क्योंकि हम जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, जन्म से ही जड़ बुद्धि होते हैं। जन्म से ही होता है सब कुछ, जन्म से ही होता है। जन्म के बाद तो शैक्षिक रूप से पिछड़ सकते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़ सकते हैं, अन्य परिस्थितियां हो सकती हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अधिगम जो है वो अर्जित ही है। अधिगम क्या है? अर्जित, जन्मजात नहीं है। हमने मां के गर्भ में कुछ नहीं सीखा साहब। क्या सीखे हो? क्या मैं सीख के आए हो? नहीं सीखे, है ना। ना कोई वर्ण सीखे आपने। तो अधिगम क्या रहेगा आपका? अर्जित। इसके बाद देखो, जब अधिगम अर्जित है तो नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में क्या करेंगे? जैसे जैसे आप अधिगम करते जाएंगे, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता जाएगा। तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होकर कुछ वृद्धि भी तो होगी, व्यवहार में वृद्धि होगी, व्यवहार में परिवर्तन होगा। जैसे जैसे आप अधिगम करते जाएंगे आपके व्यवहार में परिवर्तन होता जाएगा। हम छोटी कक्षा में थे तब हमारा व्यवहार इतना परिवर्तित नहीं था। टीचर आया तो हम साइलेंट मोड पे, टीचर गया दे मुक्का, दे गुस्सा, दे लाता और दे बाता, यही होता था। परंतु अब देख लो, अब किरीट की क्लास में बिल्कुल शांति से बैठे रहते हो, किताबें लिए रखते हो, जब भी 5 मिनट मिलता है बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना। कितने अच्छे हो गए आप लोग, क्यों भाई? हाँ, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे आप। तो नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। और वृद्धि हो रही तो इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। धीरे धीरे परिवर्तन है स्थायी हो जाते हैं। अब मैंने यूं बताओ कि कुडाड़ियाँ चल लो कि दोबारा नहीं, दौड़ सकते हो, नाच सकते हो, तो ये क्रियाएं आगे हुई। क्या आप कुडाड़ियाँ चाल के नचो? पर शादी विवाह के दौर में बात अलग है ना, वो बात अलग है। तो नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे, अर्थात परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? स्थायी होते जाएंगे और स्थायी उपयोगी अनुक्रियाएं करने लग जाएंगे। हमारा अधिगम स्थायी तब माना जाता है कोई हमसे पूछे और हमने उसका तुरंत जवाब दे दिया, तुरंत हाजिर जवाब। इसका मतलब जो चीजें आपने सीखी थी उसका स्थायी उपयोगी अनुक्रिया कर दी तो आपका स्थायी हो गया। जैसे मैं कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने आपको कोई बात पढ़ाई और वो आपके व्यवहार में नहीं है, आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे, तो अधिगम नहीं हुआ। स्थायी उपयोगी अनुक्रिया अगर आप कर दिए हो या जो चीज आपसे पूछी जाए उस पर रिस्पॉन्स आपका पॉजिटिव है और सकारात्मक उसका जवाब है, सही उसका आंसर है, तो इसका मतलब वो चीज आपने सीख रखी है। एक होता है रटना, देखो रट के भी सीखते हैं। आशुबेन ने एक बात कही थी कि बच्चा अभिग्रहण करके अभिग्रहण करता है, अर्थपूर्ण करता है, रटकर करता है, अन्वेषण करता है। सीखना वहां पे 4 कैटेगरी में बटा था आशुबेन ने। एक तो पढ़ा था सबसे पहले अर्थपूर्ण, 2 नंबर होता है अभिग्रहण और 3 नंबर होता है रटकर और 4 नंबर होता है अन्वेषण। हम सीखते जरूर हैं, 4 प्रोसेस के माध्यम से सीखते हैं। या तो अर्थपूर्ण रूप से
या फिर अभिगण रूप से, या फिर रट करके, या फिर अन्वेषण करके। ये चीजें जैसे ही हमने की, परंतु रटी गई चीजें कभी स्थायी नहीं होती, यांत्रिक होती हैं, भूलने का भय होता है। और जिन चीजों का भूलने का हमें भय ज्यादा होता है, उन चीजों को हम बार बार रिवाइज करते हैं। और जिन चीजों का भूलने का डर नहीं है, उसको देखते ही नहीं है जनाब। सोचा कि ये तो हो गया, कॉपी देखते ही, पेज देखते ही आपके दिमाग में ये तो आता है। डर किसका होता है? जो चीज आपको नहीं आती। इसका मतलब नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि करेगा, अर्थात परिवर्तन करेगा, स्थायी उपयोगी नौकरी आपसे करवा देगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अगली बात को कि अधिगम से आपने एक बात सीखी कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन, इसका मतलब अधिगम को हम क्या कह सकते हैं? परिवर्तन कह सकते हैं। अधिगम को हम परिवर्तन कह सकते हैं। अब ये परिवर्तन जो होते हैं तीन प्रकार से आ सकते हैं। आप में अनुभव से आ सकते हैं, अभ्यास से आ सकते हैं, प्रशिक्षण से आ सकते हैं। 3 से आ सकते हैं परिवर्तन। परंतु ये परिवर्तन व्यक्तिगत भी होते हैं और ये परिवर्तन सामाजिक भी होते हैं। अधिगम एक परिवर्तन है। अधिगम को परिवर्तन कहा जा सकता है। जैसे विकास को आप परिवर्तन कह सकते हैं, उसी प्रकार अधिगम को भी परिवर्तन कह सकते हैं। विकास भी एक परिवर्तन है और अधिगम भी एक परिवर्तन है। तो अधिगम परिवर्तन है। आपको पता है कि परिवर्तन 3 वजह से, अनुभव से, प्रशिक्षण से, अभ्यास से, तीनों से व्यवहार में परिवर्तन आएगा। पर ये परिवर्तन व्यक्तिगत हो सकते हैं, ये परिवर्तन आपके सामाजिक हो सकते हैं। अब अधिगम के लिए व्यक्ति जब तक नहीं सीखता, जब तक सीखने के लिए सक्रिय नहीं होता। हम सक्रिय हैं तो हम कहेंगे हम सीख गए, है ना। चेतन अवस्था में जब तक व्यक्ति सक्रिय नहीं होता, तब तक अधिगम नहीं होता। इसका मतलब अधिगम सक्रिय है, अधिगम सक्रिय है। और अधिगम के लिए व्यक्ति को सक्रिय किया जा सकता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो अधिगम व्यक्तिगत सामाजिक दोनों होता है और अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम जब भी हम करते हैं उसके पीछे कारण होता है। जैसे अब आप रीट की तैयारी कर रहे हो, इसके पीछे आपको टारगेट दिख रहा है कि भाई मुझे 3rd ग्रेड का टीचर बनना है, या मुझे 2nd ग्रेड टीचर बनना है, या मुझे 1st ग्रेड टीचर लगना है। लक्ष्य है, टारगेट है, आपका एक गोल है निश्चित। और निश्चित गोल को जब अचीव करेंगे तो आपके पीछे, आपके पास जो होंगे कुछ उद्देश्य होंगे। अब उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो प्रयास करते हैं, वो अधिगम के लिए, अधिगम के द्वारा ही करेंगे आप, या किसके द्वारा? आपको सीखना है तो सीखना है तो अधिगम हो रहा है। आप अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर रहे हैं, आप लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, आप या अपने उद्देश्यों की पूर्ति के माध्यम से आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या करके पढ़ रहे हैं? अधिगम करके। अधिगम करके जैसे मान लो कि साइको किसी को नहीं आता, धीरे 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 करके वो आगे बढ़ रहा है, अपने उद्देश्यों को पूरा करता जा रहा है, लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी है, अधिगम एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया भी है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी है और लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया भी। कह सकते हैं कि अधिगम को सक्रिय किया जा सकता है, अधिगम एक सक्रिय है, अधिगम परिवर्तन है और सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों होता है। अधिगम के अंदर नए पुराने अनुभवों का संकलन होता है। कुछ चीजें आपने पूर्व ज्ञान के रूप में, पूर्व अनुभव के रूप में आपने सीखी। पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव नवीन ज्ञान में आपका सहायक होता है। इसीलिए तो हमने क्या कहा कि अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास, जिसमें पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान आपके नवीन ज्ञान और नवीन अनुभव के लिए एक संगठन कर देता है, नई चीजें आपको सिखा देता है और सीख जाते हो, अधिगम हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नए पुराने अनुभव का क्या है? ये संगठन है। अधिगम एक नए पुराने अनुभव का संगठन है। अब इसके बाद देखो, अधिगम का जो प्रमुख क्वेश्चन होता है वो आपकी मनोवृत्ति होती है, आपकी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति होती है। मनोवृत्ति या फिर अभिवृत्ति। मनोवृत्ति क्या होती है? हमारी धारणा, हमारी धारणा, यानी धारणा जो होती है उसके लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है, उद्दीपक का होना आवश्यक है। जैसे आपका कहें कि आपकी किसी विषय के प्रति धारणा बन गई कि मुझे विषय नहीं आता, या मुझे मैथ्स नहीं आती, या मुझे राजस्थान जीके समझ में नहीं आ रहा, या राजस्थान की ज्योग्राफी मेरे समझ से परे है, तो आपकी धारणा क्या बन गई? नेगेटिव। अब नेगेटिव धारणा जब बन गई तो आप वहां पे नहीं सीख पाओगे। इसीलिए कहा जा सकता है कि जैसे ही आपकी धारणा अगर पॉजिटिव हो गई, अगर आप पॉजिटिव धारणा रखते हो किसी भी विषय के प्रति लो,
आपकी बुद्धि के प्रति भी धारणा बन सकती है कि मुझे तो नहीं आता, ज्ञान के प्रति भी धारणा हो सकती है। और धारणा के लिए बाह्य घटक होने से दो चीजें होती हैं, एक तो धारणा होती है बाह्य घटकों के प्रति और एक धारणा होती है स्वयं के प्रति। जो स्वयं के प्रति धारणा होती है वो होता है सेल्फ कंसेप्ट, आत्म संपर्क। क्या होता है? आत्म संपर्क। जो स्वयं के प्रति जो धारणा होती है व्यक्ति की, स्वयं के प्रति धारणा, वो कहलाता है सेल्फ कंसेप्ट, आत्म संपर्क। याद रहेगी बात, क्या बताया? स्वयं के प्रति जो धारणा होती है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, समाज में मेरी क्या भागीदारी है, मित्रों में मेरा क्या स्थान है, परिवार में मुझे कौन सा स्थान रखते हैं, समाज में मेरी इज्जत है या नहीं है। कई बार अपना गाँव की बाल चाल भाषा में कही हो जाए, जी हाँ शादी के बाद में छोरियां कहे ए मैं तो नहीं आई, बावड़ी यूं कहीं आई, गाड़ी गई, घोड़े गए, बाराती गए, ढोल धमाका गया। आजकल डीजे साउंड जाता है साहब, है ना? हाँ डीजे साउंड, हाँ गमा के अपना बुढ़ी आज भी के डीजे साउंड बाजे है कि नहीं, होता कि नहीं होता? तो कहने का मतलब अपनी मनोवर्ती पे डिपेंड करेगा। किस पे? मनोवर्ती। अब जैसे आपकी मनोवर्ती सेल्फ के पीछे स्वयं के प्रति बन गई, स्वयं के प्रति बन गई, तो क्या हो गया आपका? आत्म संपर्क है। जबकि किसी विषय के प्रति, ज्ञान के प्रति, कौशल के प्रति, व्यक्ति के प्रति या विषय के प्रति जो आपकी धारणा बनती है वो क्या कहलाती है? मनोवर्ती। और जैसे आपकी मनोवर्ती होती है, सीखते वैसे ही है। आपकी मनोवर्ती बन गई कि इजी है, मुझे समझ में आ रहा है। मान लो कि आज से आपने अधिगम का टॉपिक शुरू किया और आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। पहले आपकी धारणा थी साइको बड़ा हार्ड है, 30 में से 20 भी नहीं आते, हम कहते हैं कि 30 में से 30 आते हैं। आपकी धारणा क्या बन गई? नेगेटिव। अब उस नेगेटिविटी, अगर आपकी धारणा, वही बात है ना कि आपके पास एक फोटोकॉपी है, जैसे आप रखोगे वैसे आएगी साहब। अगर उस पर कुछ लिखा हुआ है तो लिखा हुआ, सफेद है तो सफेद। ये एक फोटोकॉपी जैसा ही काम कर रहा है। जैसे हमारी धारणा है काम वैसा ही होता है। आपको लग रहा है कि भाई मैं सीख जाता हूं या मैं कर पाऊंगा, तो धारणा आपकी पॉजिटिव होगी और आप ज्यादा सीखोगे। जैसे कई बार धारणा होती है कि मुझे याद नहीं होता, अरे तूने याद कब किया था जो तेरे को याद होता? और माइंड के अंदर ये चीज भी अगर हम धारणा बना लें कि मुझे याद नहीं होता, तो भी याद नहीं होता। साइको ये कहती है कि व्यक्ति की जैसी मनोवर्ती हो जाती है काम वैसा ही होता है। अपना बूढ़िया क्या करता, मर रो तो जाओ रे मरे की खबर, बात है सेम केस है, सेम धारणा है। अगर आपकी धारणा पॉजिटिव है तो हम सीखेंगे भी ज्यादा। अगर आपकी धारणा बन गई कि मैं जो पढ़ता हूं मुझे याद रहेगा, तो याद रहेगा। अगर आपके दिमाग में आ गया कि नहीं मैं तो पढ़ता हूं मेरे को याद नहीं रहता, अब कितना भी जोर लगाने आपको याद नहीं होता। इसका मतलब सबसे पहले आप लोगों को अपनी मनोवर्ती को सुधारना है। बाकी तो दूसरी बात, मनोवर्ती अधिगम का प्रमुख क्वेश्चन है। अगर हमारी मनोवर्ती पॉजिटिव हुई तो हम सीखेंगे ज्यादा, मनोवर्ती अधिगम का प्रमुख कौशल याद रखिएगा। मनोवर्ती का प्रमुख कौशल है अभिवर्ती का प्रमुख कौशल क्या है? मनोवर्ती। अब मनोवर्ती के बाद ये जो अपना अधिगम है ये हमेशा वातावरण की देन है। हम इन्वायरमेंट में सीखते हैं, चाहे हमने कोई शैक्षिक परिवेश में सीखा या हमने सामाजिक परिवेश में कोई बातें सीखी या अपने मित्र मंडली से कहीं सीखा, तो सीखने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए। बिना इन्वायरमेंट नहीं सीखते। तो सीखना क्या है? वातावरण की देन है साहब। हम सीख रहे हैं, क्या सीखे? जो सिखाया वो सीखे। किस इन्वायरमेंट में? तो अर्थात अधिगम क्या है? वातावरण की देन है। अधिगम आपका परिवर्तन है। अधिगम का प्रमुख कौशल अभिवर्ती है या मनोवर्ती है। और इसके बाद अधिगम अनुकूलन है। अधिगम अनुकूलन है कैसे? जैसे जैसे आप परिस्थितियों में सीखते जाते हो अपने आप को अनुकूलित करते रहते हो। दो ही चीजें हैं, कहा गया है कि या तो वातावरण को अपने अनुकूल बना लो या वातावरण के अनुरूप खुद ढल जाओ। दो ही बातें होती हैं, या तो व्यक्ति को वातावरण को अपने अनुरूप डाल ले या व्यक्ति वातावरण के अनुरूप में स्वयं ढल जाए। अनुकूलन परिस्थिति है, उसमें भी हम सीखते हैं। अगर वातावरण के अनुकूलन हम रहकर सीख गए तो हमने सीखा, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ढल गए तो हमने भी सीखा। अब एक नॉर्मल एग्जांपल लीजिएगा। घर में एक शरारती बच्चा है, घर में खूब सारी शरारतें करता है, मम्मी को न परेशान ज़्यादा करें, स्कूल में जाता, भेज दिया उस बच्चे को स्कूल के अंदर। स्कूल में जब बच्चे को भेजा गया तो स्कूल में टीचर को कहा गया कि भाई सर इसका ध्यान रखना, थोड़ा सा शरारती है, अनाड़ी है ना, कह दिया गया।
परंतु 5 या 10 दिन बाद उसकी रिपोर्ट लेने आते उसकी मम्मा, तो कहते सर कोई तोड़फोड़ तो नहीं किया, किसी बच्चे को पेटा बेटा तो नहीं है इसने? बोले साहब बहुत अच्छा बच्चा है आपका, हैं अच्छा मार लो और अच्छो। साहब बिल्कुल शांत है। क्यों? क्या हो गया उसमें? ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि बच्चा उसके अकॉर्डिंग ढल गया? एनवायरमेंट। क्या था? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लिया उसने? अनुकूलित कर लिया, अनुकूलन कर लिया। तो कहने का मतलब अधिगम क्या है? कि अनुकूलन है, परिस्थिति में सीखते हैं। अगर आपकी कक्षा में सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं तो एक शरारती बच्चा जो नहीं पढ़ना है ना, जो सोना मोना वाला वही बच्चा कोई हो, और वो बच्चा भी अगर क्लास में आता है तो वो भी सीखने लग जाता है, क्योंकि जैसा माहौल देखेगा बच्चा वैसा ही करेगा। करते कि नहीं? हमारे घर परिवार में भी ये बात बोली जाती है कि जैसा हमारा परिवार के अंदर रहन सहन खान पान आचार विचार होते हैं वैसा ही बच्चा सीखता है। इसका मतलब वातावरण की देन है और अधिगम अनुकूलन होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है। ये बात भी सही, बात मैंने बताई थी कि अधिगम जो उद्देश्य पूर्ण होता है और लक्ष्य उन्मुखी होता है। उद्देश्य पूर्ण और लक्ष्य उन्मुखी, आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते जाएंगे और लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। अर्थात अधिगम को क्या कह सकते हैं? ये उद्देश्य पूर्ण है और लक्ष्य उन्मुखी होता है। क्रियाशीलता की उपज, बिल्कुल गजब बात। मनोवर्ती, आपकी धारणा अगर आपकी पॉजिटिव है तो आप क्रियाशील रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे तो आप सक्रिय रहेंगे। व्यक्ति सक्रिय रह करके क्रियाशील रहकर ज्यादा सीखता है, क्रियाशील या फिर सक्रिय रहकर ज्यादा सीखता है। वही बात है ना कि एक घोड़े को आप तालाब के पास ले जा सकते हो परंतु पानी पीने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते, परंतु सक्रिय तो कर ही सकते हो, सक्रिय तो कर सकते हो। एक बच्चे को स्कूल में ले जा सकते हो परंतु पढ़ने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते, परंतु सक्रिय तो किया जा सकता है कि बेटा तेरे को याद करना पड़ेगा, चाहे वो पुरस्कार के जरिए चाहे वो दंड के माध्यम से, है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्रियाशीलता भी अधिगम किसकी देन है? क्रियाशीलता। अगर आप क्रियाशील ज्यादा हैं तो आप सीखेंगे ज्यादा, अगर आप क्रियाशील नहीं हैं तो आप सीखेंगे कम। जबकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि अधिगम और वातावरण का गुणज ही विकास होता है। अधिगम और वातावरण, आपको सही से अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया, आप ज्यादा सीख रहे हो, आपका डेवलप ज्यादा हो गया, हुआ कि नहीं? यानी अधिगम और वातावरण का गुणज ही विकास है, डेवलपमेंट है। आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिला, आप अच्छी तरह से उसमें सक्रिय होकर क्रियाशील होकर ज्यादा सीखे तो आपका विकास ज्यादा हो सकता है, आपका संज्ञानात्मक विकास हुआ। अगर आप सामाजिक परिस्थितियां सीख रहे हो, सामाजिक इन्वायरमेंट में बैठे हो तो आपका सामाजिक विकास हो रहा है। अगर आप किसी बड़े बुजुर्गों से नैतिक बातें सीख रहे हो तो आपका नैतिक विकास हो रहा है। पर शारीरिक विकास का मतलब ये नहीं समझना होता कि आपके शरीर की ग्रोथ हो रही है। बार बार कह रहा हूं कि शारीरिक विकास का मतलब शारीरिक क्रियाशीलता से है। जैसे मैं तीव्रता से बोले जा रहा हूं, आप अच्छे से सुनते जा रहे हो, ये शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। हम तीव्रता से दौड़ सकते हैं, हम तीव्रता से बोल सकते हैं, हमारी पकड़ अच्छी आती है, ये क्रियाशीलता है, इसको कहेंगे शारीरिक विकास। हाथ की लंबाई बढ़ना वृद्धि है परंतु ये विकास नहीं है, विकास का नाम ही क्रियाशीलता है। अगर ये बात क्रियाशीलता की बात आ गई तब मैं बता रहा हूं कि अधिगम और वातावरण, अधिगम और वातावरण का गुणज ही क्या है? आपका विकास, डेवलपमेंट है। तो ये याद रखिएगा। जबकि विकास को भी परिवर्तन कह सकते हैं, अधिगम को भी परिवर्तन कह सकते हैं। अधिगम में जो परिवर्तन आते हैं अनुभव से, प्रशिक्षण से, अभ्यास से आते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक हो सकते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक हो सकते हैं। इन्वायरमेंट की देन है, वातावरण की देन है, और अधिगम को अनुकूलन कहा जा सकता है। इसके बाद देखो अगली बात, अधिगम बुद्धि का विकास, अधिगम है बुद्धि का विकास। आपकी बुद्धि का इंटेलिजेंट डेवलपमेंट हो रहा है, अगर आप बुद्धि का विकास आपका हो रहा है तो आपका अधिगम हो रहा है। क्या हो रहा है? अधिगम। जैसे कि आप धीरे धीरे आपकी बौद्धिक स्तर बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा अधिगम और एनवायरमेंट का गुणज विकास है, बोला है ना। अधिगम और एनवायरमेंट, वातावरण का गुणज क्या होता है? विकास होता है। मान लीजिए आपने अच्छा सीखा, आप एक शैक्षिक एनवायरमेंट में तर्क, चिंतन, मनन करने जैसी क्षमताओं को सीख रहे हैं, आपकी संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ रही हैं, आपकी मानसिक संक्रियाओं का योग बढ़ रहा है, तो आपका बुद्धि का विकास हो रहा है।
आपकी बुद्धि डेवलप हो रही है, तो बुद्धि का विकास किससे हो रहा है? अधिगम से। तो बुद्धि का विकास क्या है? अधिगम है। बुद्धि के विकास को हम क्या कह सकते हैं? अधिगम कह सकते हैं। अर्थात आप सीख रहे हो, कोई भी शैक्षिक एनवायरनमेंट है, उसमें आपकी सोचने, समझने, तर्क करने, चिंतन करने, मनन करने जैसी क्षमताएं बढ़ रही है, तो आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ रही है, आपका संज्ञानात्मक विकास बढ़ रहा है। इसका मतलब बुद्धि का विकास हो रहा है। अगर बुद्धि का विकास हो रहा है तो अधिगम हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बुद्धि का विकास क्या है? अधिगम है। इसके बाद अधिगम के लिए अभिप्रेरणा बहुत जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिगम का स्वर्णिम पथ, अधिगम का स्वर्णिम पथ, अधिगम का आधार, अधिगम की आदर्श स्थिति सब किसको मानते हैं? अभिप्रेरणा। अधिगम का बेस मोटिवेशन है, अधिगम का पथ अभिप्रेरणा है, अधिगम का स्वर्णिम पथ अभिप्रेरणा है, अधिगम का प्रमुख आधार अभिप्रेरणा, अधिगम का प्रमुख चालक अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्णिम पथ है, स्किनर कहते हैं। किसने कहे? स्किनर। आगे जाके पढ़ोगे। अधिगम एक प्रक्रिया है, नहीं, अधिगम एक अभिप्रेरणा की प्रक्रिया, प्रोसेसिंग है, मोटिवेशन प्रोसेस है। अधिगम एक अभिप्रेरणा की प्रक्रिया। कैसे? देखो, आप एक बच्चे को मोटिव करते हैं, एक कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, एज ए टीचर बच्चा कमजोर है, अब धीरे धीरे उसको मोटिवेट करिएगा कि बेटा सबसे पहले ये सीखिए आप, इसके बाद आप ये सीख जाओगे अपने आप। क्या बच्चा आपकी बात से मोटिव होकर उस चीज को सीखता है? बिल्कुल आपकी बात से मोटिव होकर वो सीखता है। जैसे आजकल के दौर में सबसे ज्यादा मैथ से डर लगता है, जबकि मेरा मानना है कि मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। आप उसमें बेसिक चीजें सिखाइए कि बेटा मैथ बहुत इजी है, बस थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ी सी चीजें याद करनी, बस ज्यादा नहीं करना है। जैसे आपको वर्ण याद करना है, वहां से टेबल याद करना है, बस क्या करना है? टेबल, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा याद करना है, आपको मैथ आ जाएगी। इतना समझते ही बच्चा समझ गया, इतना ही याद करना है, बस इतने में मैथ रट के, बिल्कुल इतने में हट के बच्चा धीरे धीरे उन चीजों को याद करना शुरू कर दे। बच्चा उनको सीख गया, चाहे भले उसको रटकर सीखा हो, क्योंकि टेबल रटकर सीखना पड़ता है, कुछ चीजें रटकर। मैंने कहा था कुछ चीजें आप रटकर सीखते हो, कुछ चीजें आप अन्वेषण करके सीखते हो, और कुछ चीजें आप अभिग्रहण करके, और कुछ चीजें आप अर्थपूर्ण चीजें सीख करके। तो अधिगम जो है वो अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया है, यानी एक अभिप्रेरणा की प्रक्रिया, मोटिवेशन प्रक्रिया। आप सीख रहे हो, अच्छा सीख रहे हो तो क्या कहेंगे? अच्छा मोटिवेशन मिला। आप कम सीख रहे हो तो कहने का मतलब मोटिवेशन का अभाव रहा होगा। तो कहने का मतलब अधिगम एक अभिप्रेरणा की प्रक्रिया है। अगर आपको मोटिवेशन मिल रहा है तो आप धीरे धीरे उसके आधार पे क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। तो अधिगम एक अभिप्रेरणा की प्रक्रिया है, मोटिवेशन। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिगम का आधार भी अभिप्रेरणा, अधिगम का चालक भी। अगर चालक का मतलब समझ रहे हो, जो आपको मोटिव करता है अंदर से। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आपको पेट में तो भूख लगती कहां से? माइंड में लगती है। पर आप कल पूछे भूख लगे, कहां लगे? पेट में लगे। ऐसा कुछ नहीं, पेट में भूख नहीं लगी, सब चीजें हमारा मस्तिष्क महसूस करता है। आपको भूख लगती है, माइंड महसूस करता है। इसके बाद भूख, प्यास, नींद, काम, शीत, ताप, विश्राम, जितनी भी चीजें आप फील कर रहे हो, कहां से कर रहे हो? मस्तिष्क से। आपके दिमाग में जब तक विचार नहीं आया कि यहां से चलना है, सब काम आप कुछ नहीं कर रहे, आपको ये वाला पार्ट चला रहा है। आपका कोई गलती नहीं, आप गलती कर रहे हो तो आपने नहीं की, इसने करवाया। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में विचार आएंगे तो कोई ना कोई काम करेंगे आप। बिना विचार एक वही दुकान के अंदर सामने वो एक पुतला खड़ा होता है, स्टेचू, उसको चाहे कैसे भी गर्दन हिलाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि इमोशन नहीं है उसमें। क्या नहीं है? इमोशन। और इमोशन के अभाव में व्यक्ति पुतला ही होता है। पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता। हाँ, अभिघात दबाव हो जाए, ऐसे कोई घटना घट जाए और मुंह खुला खपुला रह जाए, ऐ करते चुप रह जाए, वो अभिघात दबाव होता है, जिसको अपन कहेंगे संवेग शून्य व्यक्ति हो जाए, तब वहां पे मोटिवेशन काम नहीं आएगा। अब जिसको एक मान लो कि सुन चित्त में है, अक्षुण्य हो गया, जिसको सुनाई नहीं दे रहा, जिन्हें आप कहें बेचेतुर, उसका तो कह नहीं सकते। बाकी आप सारे चेतना में हो, चेतना में हो। आपको भूख लगती है, शरीर में ऊर्जा की कमी हुई तो क्या महसूस करते हो? शरीर में ऊर्जा की कमी हुई तो क्या महसूस करते हो? भूख महसूस करते हो। अब भूख आपको क्या करती है?
भोजन के लिए प्रेरित करती है कि भाई रसोई में जाना है, रसोई में नहीं मिला तो फ्रिज देखना है, फ्रिज में नहीं मिला तो उसका मम्मी कुंडी के नीचे दाबगी होगी, हो सकता है कि नहीं। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि चालक जो होता है व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, व्यक्ति को प्रेरित करता है। और जो चीजें व्यक्ति को प्रेरित करती हैं वो उसके लिए क्या होता है, चालक होता है, ड्राइव होता है, या अंतर्नोद परनोद होता है। अंतर्नोद कह सकते हैं, परनोद कह सकते हैं। इसीलिए आपको जो हमें सीखने के लिए जो प्रेरित कर रहा है, मोटिव कर रहा है, वो कौन कर रहा है, अभिप्रेरणा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अधिगम का प्रमुख आधार अभिप्रेरणा, अधिगम का प्रमुख चालक अभिप्रेरणा। ये बात अपन मोटिवेशन में भी करेंगे कि अधिगम का आधार क्या है, मोटिवेशन है। अधिगम का चालक क्या है, मोटिवेशन है। अधिगम का पथ क्या है, मोटिवेशन है। अधिगम का स्वर्णिम पथ क्या है, मोटिवेशन। हर चीजें मोटिव, आपको ये चालक का काम करता है, अर्थात मोटिव कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट जो बात आती है, अधिगम दो भेद ले लेते हैं, एक होता है निर्गमन और एक होता है बहिर्गमन। निर्गमन और बहिर्गमन। अधिगम के सूड में सामान्य अर्थ लें, वैसे आप अलग पढ़ेंगे, गामक भी पढ़ेंगे, अग्नात्मिक भी पढ़ेंगे, वो चीजें अलग पढ़ेंगे, पर अधिगम के भेद सामान्य तौर पे लेते हैं, एक तो निर्गमन और एक लेते हैं बहिर्गमन। निर्गमन को ही निगमन कह सकते हैं, और निगमन जो होता है वो आंतरिक होता है। क्या होता है, आंतरिक। और एक होता है बहिर्गमन जो आगमन या बाह्य होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, जो आपका निर्गमन या निगमन जो आंतरिक अधिगम होता है, तीन तरीके से सीखते हो, ये आपके स्वयं पे डिपेंड करता है। ये जो अधिगम का जो अंतर्गमन जो आंतरिक है और बहिर्गमन आपका बाह्य है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपका, आप मेरे से सीख रहे हो, ये बहिर्गमन है। ये व्यक्तिगत हो सकता है, ये सामूहिक हो सकता है। बाह्य अधिगम यानी बहिर्गमन और आगमन कह सकते हैं, ये आपका व्यक्तिगत हो सकता है और ये सामूहिक हो सकता है। एक व्यक्ति विशेष से सीख सकते हो, एक समूह विशेष से सीख सकते हो, ये आपकी अलग हो गया। परंतु जो चीजें आप स्वयं करके सीखते हो, जो चीजें आप मोटिव होकर सीखे, क्योंकि आप स्वयं भी तो पढ़ते हो, कुछ ना कुछ तो स्वयं भी बहुत सी चीजें सीखे हैं। आपको सारी बातें किसी व्यक्ति ने नहीं सिखाया, खुद स्वयं भी बहुत सी चीजें सीखे हैं। अब इसमें तीन चीजें होंगी, एक होता है प्रत्यक्षात्मक और एक होता है अभिवर्त्यात्मक और एक होता है संज्ञानात्मक। प्रत्यक्षात्मक और अभिवर्त्यात्मक और तीसरा है संज्ञानात्मक। अब आंतरिक रूप से जो अधिगम हो रहा है, जो हम करते हैं, उसमें पहले हमारी संवेदना काम करती है। संवेदना आपको पता है ज्ञान की प्रथम पीढ़ी है, ज्ञान की प्रथम पीढ़ी या प्रथम सीढ़ी है साहब। और संवेदनाएं 5 होती है और संवेदनाओं का संबंध हमेशा ज्ञानेंद्रियों से होता है। और हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। और 5 ज्ञानेंद्रियों को कहा जाता है ज्ञान के द्वार, अर्थात सीखने का पहला जो साधन है वो हमारा ज्ञानेंद्रिय। क्या है, ज्ञानेंद्रिय। जो भी चीजें आप सीखे हो उसमें पहला साधन जो है आपका वो ज्ञानेंद्रिय, इसीलिए ज्ञान का द्वार कहते हैं। और उसके बाद इन ज्ञानेंद्रियों से जो महसूस करते हो, इन ज्ञानेंद्रियों ने, इंद्रियों ने, जो 5 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को जो महसूस करके सीखा आपने, वो कहलाता आपका संवेदना। तो संवेदना होता है आपका इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान ही क्या है आपका संवेदना। इंद्रियों से जो महसूस करके सीखे हो वो क्या हमारा संवेदना। परंतु इंद्रिय जनित ज्ञान के अंदर अगर आप अर्थ जोड़ देते हो तो हो जाता है प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाता है, प्रत्यक्षीकरण। और ये ज्ञान की दूसरी पीढ़ी है, ज्ञान की दूसरी पीढ़ी या ज्ञान की दूसरी सीढ़ी। कहने का मतलब सबसे पहले अपनी ज्ञानेंद्रियां काम करी। अधिगम में सबसे पहला जो साधन होता है वो हमारी है ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियों से हमने जो महसूस किया है वो हमारी है संवेदना। जैसे आंख से संबंध हमने देखकर सीखा है, देखा हमने, तो हमारी दृष्टि संवेदना। हमने स्पर्श से सीखा है, स्पर्श। त्वचा से हमने स्पर्श, जीवा से हमने स्वाद संवेदना, नाक से हमने घ्राण संवेदना, घ्राण संवेदना, और कान से हमने श्रवण संवेदना। अर्थात ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो संवेदना महसूस, इंद्रिय जनित ज्ञान होता है,
इसमें जो अर्थ जोड़ करके प्रत्येक कण के माध्यम से सीखते हो, प्रत्येक कण के माध्यम से सीखते हो, वो आपका प्रत्यक्षात्मक अधिगम होता है। क्या होगा? प्रत्यक्षात्मक। प्रत्यक्षात्मक अधिगम में संवेदना के साथ क्या जोड़कर सीखता है व्यक्ति? अर्थ जोड़ता है। इसके बाद होता है अभिवर्ती। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी कि अधिगम का प्रमुख कौशल मनोवृत्ति या अभिवृत्ति यानी हमारी स्वयं की धारणा होती। अब डिपेंड हमारी धारणा पे भी करेगा। भाई आपका मन कर रहा है पढ़ने का तो ही पढ़ोगे, है ना। आपका मन कर रहा है कि चल घंटे मोबाइल चला लेते हैं और थोड़ी बहुत चैट वेट कर लेते हैं, बेबी बाबू से पूछ लेते हैं, तो क्या आप पूछ लेते हो? हाँ करो, हाँ जी। मन किया वही किया होगा, यही काम कर रहे हो ना। इसका मतलब आपके कौन सी डिपेंड कर रही है। और आपको ये लगा नहीं रही, ये नहीं करना, अपने को तो पढ़ना है 2 घंटा, तो धारणा आपकी विषय के प्रति पॉजिटिव बनेगी कि सीखने में फायदा है, तो आप सीखोगे। और सोचता कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा साहब, हैं। बबलू को 5 साल हो गए पढ़ते हुए। अरे बबलू 5 साल पढ़ा ही नहीं है, झूठा बोल रहे हैं। कई बार सुनने को बार बार आती है कि सर मैंने 3 साल तैयारी की है, 3 साल हो गए मेरे को तैयारी करते, उधर से किया, उधर से किया, उधर से किया। मैं कहता हूँ झूठ बोलता है, तूने तैयारी किया ही नहीं। 3 साल इतना बड़ा झूठ है। अरे बड़ा निकम्मा है तू तो। 3 साल तैयारी का नाम ले रहा है, बहाना बना रहा है। तैयारी आपकी 1 साल काफी है। जी जान से 6 महीने पढ़ो, इसके बाद 6 महीने रिवाइज करो, सिलेबस हो जाए, बस पढ़ना है फिर चीजें। अब इसके बाद देखो मनोवृत्ति। मनोवृत्ति के माध्यम से सीखते हैं, हमारी धारणा के माध्यम से सीखते हैं, तो आपकी हो जाती है अभिवर्ती, अभिवर्त्यात्मक अधिगम। एक होता है अगर आप सीखने में अपने तर्क, चिंतन, मनन को काम में ले रहे हैं, अर्थात संज्ञान जैसी क्षमताओं को काम में ले रहे हैं, आपकी मानसिक क्षमताएं काम में कर रही हैं, आपकी मानसिक संक्रिया काम में कर रही हैं, तो वहां जो सीखते हो आप सोच के, समझ करके, तर्क, चिंतन, मनन करके, वो सीखना जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग। और सर्वोत्तम जो माना जाता है अधिगम में ये यही है। जो चीजें आप तर्क, चिंतन, मनन करने के माध्यम से सीखे हो वो कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। रटी हुई चीजें आप भूल सकते हो, अर्थात तर्क, चिंतन, मनन के द्वारा जो बौद्धिक शक्तियों के माध्यम से जो सीखते हैं वो कौन सा होगा? आपका संज्ञानात्मक। सर्वोत्तम जो प्रकार है वो संज्ञानात्मक अधिगम है। कौन सा? संज्ञानात्मक। तो निगमन में या फिर निर्गमन में जो आंतरिक था, एक तो डिपेंड करता हमारी संवेदना प्लस अर्थ अर्थात प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, 2 नंबर बात हमारी मनोवृत्ति पे, और 3 नंबर हमारी संज्ञान शक्तियों पे या मानसिक शक्तियों पे। अगली बात पे देखिएगा, अगली बातें देखें तो अधिगम के 3 प्रकार अलग हैं। जैसे अलग अलग अवस्था ले लें, जैसे एक तो शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था और एक आपकी किशोर अवस्था। तीनों अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से सीखे। सबसे पहले अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो हमारी इंद्रियों ने काम किया, हमारी ज्ञानेंद्रियों ने काम किया। ज्ञानेंद्रिय वहां पे साधन था। ज्ञानेंद्रिय क्या था? साधन। क्या उनके माध्यम से सीखना शुरू किया या आपकी इंद्रियां बाद में काम की, संज्ञानात्मक पक्ष पहले आया? नहीं साहब, पहले आपकी संवेदना। संवेदना, संवेदना यहाँ पे एक साधन है और संवेदना में अर्थ जुड़ गया तो आपका प्रत्यक्षीकरण। अनुवर्त प्रतिवर्त क्रियाएं भी होती हैं। साधन के रूप में संवेदना हो सकती है शैशवावस्था में, अनुवर्त प्रतिवर्त क्रियाएं हो सकती हैं। यानी बच्चा रोता है, मम्मा दूध पिला देती है, बच्चा समझ जाता है कि रोने से दूध मिलता है ना। मम्मा गोद में ले रही है, बच्चा खिला रही है, बच्चे को थोड़ी देर में छोड़ दिया और बच्चा रोया, मम्मा ने फिर गोद में उठाया, बच्चा समझ गया कि रोने से ही मम्मा गोद मिलती है। इसका मतलब पहले हम सब कुछ सीख रहे हैं। आपको क्या पता था कि रोने के बाद ही सब कुछ काम बनता है? इसलिए जैसे आजकल भी कोई बात बिगड़ जाए तो हम लंबे लंबे आंसू फेंकते हैं साहब, इतने लंबे लंबे कि दूसरे से उठाए नहीं जाए, अगले की आंखों में भी आंसू आ जाए, यार गलती हो गई, तेरे को बोला आगे से कभी नहीं होगा, अब ये रोना धोना बंद कर। क्यों? क्योंकि हम बचपन से सीखे हैं और जो चीज हम सीख गए उनको कभी छोड़ते नहीं, है ना। तो कहने की बात है कि सबसे पहले जो हमारी इंद्रियों से जो हमने सीखा, इंद्रिय जनित क्रियाओं से सीखा, गतिवाहिक क्रियाओं से सीखा, अनुवर्त प्रतिवर्त क्रियाओं से सीखा, वो हमारा था गामक अधिगम। कौन सा? गामक।
जिसके अंदर हमने शब्दहीन क्रियाएं की, सर्मिक क्रियाएं ज्यादा की, पर बाद में धीरे धीरे हमने शाब्दिक क्रिया भी करनी शुरू कर दी। पहले जो स्टार्टिंग में था वो गामक था, स्टार्टिंग आपकी गामक से शुरू हुई। उठने बैठने चलने दौड़ने गामक क्रियाएं साहब, उठना बैठना चलना सब गामक है। परंतु पहले ये सारी क्रियाएं सर्मिक थी, इनमें कोई शब्द नहीं था। आप घुटनों के बल चले तो मम्मा को ऐसे बोला था कि मम्मा मैं चल रहा हूं घुटनों के बल, तू देखना मैं कैसा लग रहा हूं, घोड़ा या घोड़ी। ऐसा नहीं लगता, नहीं बोलता बच्चा। क्यों? क्योंकि शब्दहीन होती है। क्या होती है? शब्द। धीरे धीरे बच्चा शाब्दिक क्रियाएं भी करता है, शाब्दिक क्रियाओं में अनुवर्त प्रतिवर्त क्रियाएं भी करेगा। जैसे आगे अनुवर्त प्रतिवर्त क्रियाओं को आप डिटेल से पढ़े हो, मोरा क्या है, रूटीन क्या है, पकड़ना क्या है, बेबिंस्की क्या है ना। बच्चे को हाथ में कोई चीज वो पकड़ लेता है, पकड़ना कहलाता है ना। मोरो, जिसको मोरो बोलते हैं, बच्चा सोया हुआ है, अचानक से कोई वस्तु गिरी, आवाज आई, बच्चा अपनी भाषा में चिमकणो कि भाई ई भी पड़े ए बेदली रोड़ा ना करे भाई मार तो ई पड़े, रात को पूरी रात ही बो करे उठेंगा, ई पड़े बोलिए ना भाई। इसका मतलब डर है कि बच्चा डर ना जाए किसी आवाज ध्वनि से। तो यहाँ पे पहला अधिगम होता है गामक, और ये अधिगम किया जाता है शेष अवस्था। इसमें जो विधि होती है वो अनुकरण होती है। अनुकरण मतलब नकल करके। जब बच्चा फर्स्ट मम्मी का जैसे फर्स्ट ईयर के बाद जो रिजल्ट आता है, बच्चा होता है, हम एक मम्मा से जन्मे तो क्या हुआ, मम्मा को काम मिल गया 5-6 महीने के बाद। मम्मा को क्या मिल गया? काम। बोल बेटा पापा पापा। मेरे को तो ये नहीं समझ में है, उसको चलाएं तो भी पापा और वैसे भी पापा, है ना। बच्चे को चलाते तो बोलते हैं ना पापा, बेटा पापा, चलता है कि नहीं। और वैसे बुलाती मामा, बोल बेटा पापा, तो बोल पापा, तो पापा। पर आजकल के बच्चे देखो, पहले अपने बच्चे लोरी से सो जाते थे, आजकल के इतने 4G वाले, ये नहीं 5G वाले वर्जन के बच्चे हैं साहब, कुरकुरा माता जी के। क्यों? क्योंकि बच्चे खुद लोरी गाते हैं, है ना। मम्मा सो जाएगी पर बच्चा सोएगा नहीं, फिर वो देखेगा इसे क्या लगा रखा है, कौन से वाला लगाया है आज, है कि नहीं। तो कमाल है। तो कहने का मतलब गामक अधिगम जो है वो अनुकरण विधि के द्वारा, अनुकरण विधि जो गामक अधिगम किया जाता है वो आपका शेष अवस्था में करता है। इसमें सबसे पहले संवेदना से सीखेगा, प्रत्यक्षीकरण से सीखेगा, अनुवर्त प्रतिवर्त क्रियाओं से सीखेगा, और ऐसा बच्चा शेष अवस्था में करता है। जब बात बाल्य अवस्था किया जाती है तो बच्चा बोलना सब कुछ करना सीख जाता है। बाल्य अवस्था में सोचना समझना भी बच्चे में क्षमता आ जाती है, पर वहां पे जो चिंतन करता है बच्चा, अमूर्त नहीं करता, मूर्त करता है। वस्तुएं जैसी देखता है बच्चा वैसा ही सीखता है। जैसे बच्चे को बताया उसके घर में गाय है ना, सफेद रंग है उसका, है ना, या फिर आजकल तो व्हाइट काऊ बोलते हैं। आपने दौड़ी बोल लिया करता भाई पहली मारवाड़ी है, दौड़ती गा है, काटती गा, डबकारी गा है। आजकल ना तो डबकारी रही ना काटती रही, है ना, सीधी काऊ, या तो व्हाइट या ब्लैक। अब बच्चे ने व्हाइट देखा, अब बाहर देखेगा तो मम्मा, बाहर से कोई गाय देखे मम्मा व्हाइट काऊ। क्यों? क्योंकि बच्चे ने देखा, ऐसा देखकर सीखा है। जैसा देख रहा है वैसा सीख रहा है, कुछ नया नहीं सीख रहा। वो आपका क्या है? मूर्छिंतन। इसमें आपके प्रत्यय काम करते हैं, आपके दिमाग के बिंब काम करते हैं, प्रतिबिंबात्मक अधिगम भी काम करता है। इसका मतलब है इस अवस्था को क्या कहेंगे अपन? प्रतिबोध। प्रतिबोधनात्मक अधिगम जो बाल्य अवस्था में होता है, इसमें साधन आपका मूल चिंतन है, वस्तु का प्रत्यय ज्ञान होता है। प्रत्यय ज्ञान का मतलब है जैसे बच्चा कै देखते ही बोलता है कबूतर, खे देखते ही बच्चा बोलता है खरगोश, क्योंकि बगल में क्या दिखाया गया? खरगोश। गै से गमला, मतलब बगल में क्या है? गमला। अब बच्चा गमला देखते ही क्या बोलता है? मम्मा गै से गमला, गै से गमला। इसका मतलब ये कौन सा हो गया आपका? प्रतिबोधनात्मक जो बाल्यावस्था में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें संकल्पनात्मक अधिगम, जो आपका उच्चतम होता है किशोर अवस्था में। आप अमूर्त चिंतन करते हो, तर्क चिंतन मनन के माध्यम से, अपनी बौद्धिक क्षमताओं के माध्यम से, मानसिक क्रियाओं के माध्यम से, मानसिक संक्रियाओं को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है आपके लास्ट संकल्पनात्मक में। किसमें? संकल्पना। मैंने एक दिन आपको एक बात बताई होगी, कल्पना और विचार में अंतर है।
कल्पना और विचार में अंतर है। आप कल्पना कीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल बोला कि कल्पना कीजिए कि आपके पीछे एक पेड़ है, आम का पेड़ है, उस पर एक बंदर है, तो दिमाग में एक बिंब बन जाएगा कि आपके पीछे एक पेड़ है और उसके ऊपर एक बंदर है। ये कल्पना मात्र है। विचार के लिए समस्या का होना जरूरी है, कल्पना के लिए समस्या का होना कोई जरूरी नहीं। फिर भी हम चिंतन करते हैं। कई बार हम कल्पना तरंग में इतने बह जाते हैं कि कल्पनाएं पता नहीं हम कहां से कहां लेके चली जाती है। वो चिंतन जरूर है, पर वो सौली चिंतन है। क्या है? सौली चिंतन। वो वास्तविक चिंतन की श्रेणी में काउंट नहीं होता। इसका मतलब संकल्पनात्मक अधिगम में तर्क चिंतन मनन के द्वारा या मानसिक क्षमताओं के माध्यम से या अपनी संज्ञानात्मक क्रियाओं के माध्यम से, कॉग्निटिव के माध्यम से या फिर मानसिक संक्रिया के माध्यम से जो अधिगम सीखता है वो आपका संकल्पनात्मक, और ये होता है आपका किशोर अवस्था। इसमें महत्वपूर्ण जो साधन है वो आपका एमोचिंतन है। कौन सा? एमोचिंतन। जो चीजें वास्तविक तौर पे आपके सामने नहीं है उसके बारे में सोचना, एमोचिंतन। ये बोर्ड दिख रहा है आपको, ये जो डिजिटल बोर्ड दिख रहा है इसके बारे में सोच रहे हो, दिख रहा है डिजिटल बोर्ड है, तो सिर्फ मूर्त कैसे काम कर रहा है, क्या प्रोसेस होगी, ये जानना अमूर्त है। मेरी बात समझ में आई? हमने आज की क्लास में 3-4 चीजें पढ़ी। अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, और अधिगम दूसरे के उस एक अधिगम के प्रकार। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे अधिगम किस प्रकार का प्रोसेस है, अधिगम किस प्रकार की एक प्रोसेस है, अधिगम किस प्रकार की एक प्रक्रिया। डिटेल से पढ़ेंगे 1 by 1 करके, तो बने रहे क्लास में लगातार। थैंक यू।